टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, तो अब हम इसको डिफरेंस फॉर्म में करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर मैटर प्रेजेंट है, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, यदि उसके अंदर मैटर की क्वांटिटी कम होगी तो उसके अंदर उसका मास जो होगा वो कम होगा। यदि मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मास जो होगा वो ज्यादा होगा। ओके, दूसरा ये है कि जो मास जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब मास की स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि मास को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से शो करते हैं। मतलब हम जब लिखते हैं ना सिर्फ 50 केजी लिखते हैं, उसके साथ हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? The mass of an object is always constant as it depend upon the inertia of the object। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो मास मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर, कितना मास प्रेजेंट है, कितना मैटर प्रेजेंट है, सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि यदि आप अर्थ प्लेनेट के ऊपर हैं तो आपका मास अगर 50 केजी है, और यदि आप मार्स प्लेनेट के ऊपर चले जाते हैं तो भी आपका मास जो होगा वो 50 केजी ही रहेगा। मास कैन नेवर बी जीरो। मास जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी न कितने मतलब कम से कम मैटर से मिलकर, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई मैटर की क्वांटिटी तो जरूर होती है। यदि बहुत कम क्वांटिटी होगी तो भी हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो बहुत कम है। ओके, तो मास जो है वो मतलब सिर्फ डिपेंड करता है मैटर की क्वांटिटी के ऊपर, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैटर जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, इसलिए मास जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर? अब ये बताया गया है कि जो मास जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है kg होता है। क्लियर? तो ये आप मास के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम वेट को समझ लेते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो एक फोर्स होता है जो हमेशा क्या लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ओके, और उसकी वजह से ही जो अर्थ जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो कुल मिला के जो वेट जो गया वो एक तरह का क्या है, फोर्स है। ओके, अब वेक्टर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ओके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम बोलते हैं कि उसका वेट क्या इतना है, 50 केजी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो 50 केजी वर्टिकली डाउनवर्ड है। मतलब उसका हमें जब हम उसको डिनोट कर रहे हैं ना तो उसके साथ हम ये भी बता रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी मतलब सरफेस के ऊपर क्या करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो उसका वेट जो है वो कितना है, 50 केजी है। ओके, तो वेट को डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड भी लिया है, वैल्यू भी लिया है, और उसकी डायरेक्शन हमने लिखी है वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर? क्योंकि वेट जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड में ही लगता है। The weight of an object can vary at different locations because the change in gravitation force of the earth। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो क्या होता है, हर प्लेस के ऊपर क्या होता है, चेंजेस होता है। ओके, अलग अलग लोकेशन पे चेंज होता है। क्यों? क्योंकि मतलब जो अर्थ का जो प्लेस जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, जो मतलब ग्रेविटी होती है, उसका जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अलग अलग प्लेस के ऊपर क्या होता है, चेंज होता है। और वेट की जो वेट जो होता है ना उस वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ वो सिर्फ करता है अर्थ की ग्रेविटी के ऊपर। और अर्थ की जो ग्रेविटी जो होती है वो अलग अलग प्लेसेस पे क्या होती है, अलग अलग होती है। यदि ग्रेविटी कम होगी किसी प्लेस पे तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट का वेट भी कम होगा। यदि किसी प्लेस के ऊपर अर्थ मतलब ग्रेविटी ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सिर्फ डिपेंड करता है जी के ऊपर। क्लियर? वेट कैन बी जीरो एट प्लेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो जीरो हो सकता है किसी प्लेस के ऊपर, मतलब सिर्फ ये तब भी पॉसिबल है कि जब उस प्लेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो, जीरो हो। मतलब जी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो ये जो है मतलब वेट को हम W से डिनोट कर रहे हैं। वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है,
और ये फोर्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो मतलब इसका जो फॉर्मूला हो गया वेट निकालने का वो एफ के बराबर ही होगा। तो वेट जो निकालने का फॉर्मूला हो गया वो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ओके, ये वेट निकालने का भी फॉर्मूला, क्योंकि वेट और फोर्स जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। तो आप लिख सकते हैं एफ इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल टू mg। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो m जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, और a जो है वो क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मतलब यहाँ पे g है, सॉरी ये a नहीं आएगा, यहाँ पे g आएगा, तो आप यहाँ पे g कर लीजिए। तो मतलब ये एक्सीलरेशन बना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है, तो उसकी वजह से उसमें एक्सीलरेशन डेवलप होता है, उसको हम लिखते हैं जी से। यहाँ पे आप जी लिखेंगे, ए की जगह जी लिखेंगे। तो हमारे पास कुल मिला के वेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया है, एम जी, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स है, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, एम जी। तो कुल मिला के वेट निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ओके, अब यहाँ पे इसकी जो यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। फोर्स का यूनिट भी क्या है, न्यूटन है, और वेट का यूनिट है वो भी न्यूटन है, क्योंकि वेट और फोर्स जो है वो एक ही चीज होती है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों को में डिफरेंस किया है टेबुलर फॉर्म के अंदर। इस पिक्चर से भी हम मास और वेट के अंदर डिफरेंस समझ सकते हैं, कि जैसे आप यहाँ देखेंगे कि कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बॉडी अगर अर्थ प्लेनेट के ऊपर है, तो उसका जो वेट जो होता है वो कितना है, दिखाया गया है यहाँ पे 560 न्यूटन होता है। ओके, और जो वेट का यूनिट होता है वो उसको न्यूटन में लिखते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर वही ह्यूमन बॉडी अगर मून के ऊपर चली जाती है, तो उसका जो वेट होता है वो कितना हो जाता है, 90 न्यूटन हो जाता है। ये क्यों होता है, ये होता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, या अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए मतलब अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन बॉडी का जो वेट है वो ज्यादा दिखाया गया है, और मून के ऊपर क्या होती है, ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो मतलब ह्यूमन बॉडी का जो वेट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब मेन रीजन ये है ग्रेविटी। यदि जिस भी प्लेस पे ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वहां पे वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और यदि जिस प्लेस की ग्रेविटी कम होगी वहां पे वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मास जो है इसी मतलब सेम है, मतलब वो जो पर्सन जो हमने लिया है, जो ह्यूमन बॉडी जो है उसका जो मास जो होता है वो अर्थ के ऊपर मून के ऊपर दोनों के ऊपर क्या है, सेम है, 56 kg। तो इसका रीजन है कि जो मास जो होता है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ वो डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। तो अगर उस मतलब उस सिर्फ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस ह्यूमन बॉडी को अगर आप अर्थ के ऊपर ले जाएंगे तो उसके अंदर मतलब जो मैटर की क्वांटिटी जो होगी वो मतलब क्या होगी, अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर दोनों पे क्या होगी, सेम ही रहेगी। इसीलिए जो मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से इस पिक्चर से आपको मास और वेट के अंदर बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।